नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आवर्त बीजी पादपों में जन्म। हमें ये देखना है सबसे पहले कि यह आवर्त बीजी पादप कौन से होते हैं। हमारे आसपास में जितने भी पादप हैं इनमें से आवर्त बीजी पादप कौन कौन से हैं। और दूसरा शब्द आ जाता है समझने वाला कि सब जनन क्या चीज होती है ये। तो पहले इसको देख लेते एक बार। आवर्त बीजी पादप, आप इन्हें चाहे तो फूल वाले पौधे या फिर आप इन्हें पुष्पी पादप भी बोल सकते हैं। वे पादप जिनमें फूल लगते हैं। एक बार ब्रेक में देखते हैं अपन कि सन 1969 के अंदर एक वैज्ञानिक था R.H. व्हिटेकर। हमने पहले पढ़ा भी है ये। इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं इन जीवों को इन्होंने 5 जगतों में या 5 भागों में इन्होंने बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा जगत में इन्होंने पृथ्वी पर जितने भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते, जीव का मतलब पादप का दोनों शब्द हैं यहाँ पे ये। तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव पाए जा रहे हैं इन जीवों को इन्होंने रखा मोनेरा जगत में। प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक पादप प्लस जंतु को, मतलब एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को इन्होंने मोनेरा में रखा और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में रखा। एक प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हो गया जिसका केंद्रक सुविकसित नहीं हो वो कोशिका, और यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है जिसकी सेल्स वेल डेवलप्ड होती है, सुविकसित केंद्रक होता है और अन्य जो सेल्स ऑर्गन्स हैं वो मेम्ब्रेन युक्त होते हैं। वो हो गए सारे प्रोटिस्टा में। फिर इन्होंने तीसरा जगह बनाया इन्होंने फंजी जगह। इसमें इन्होंने सभी कवकों को रखा। कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जिसके कारण से वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर नहीं पाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पादप या दूसरे किसी जंतु के निर्भर रहते हैं तो संपोषी कहलाते हैं। तो इन्होंने कवकों के लिए एक अलग ही जगत बना दिया और इसमें को रख दिया। तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक ने मोनेरा में रखा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में रखा। सभी कवकों को जो संपोषी होते हैं इनको रखा इन्होंने फंजाई के अंदर। प्लांट जगत में सभी यूकैरियोटिक पादपों को रखा, क्योंकि देखिए एक जो प्रोकैरियोटिक पादप है वो तो इन दोनों में आ गए, वो तो रह गए कौन से यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक पादपों को इन्होंने रखा प्लांट जगत में और यूकैरियोटिक जो एनिमल्स हैं जंतु है इनको रखा इन्होंने एनिमलिया में। तो फिर एक जो प्रोकैरियोटिक जो जंतु है वो कहां से आ गई है, इनके अंदर आ गए, वो एक कोशिकीय है। दोनों एक कोशिकीय यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे कौन सी आ गई है, बहुकोशिकीय बोल रहा, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादप। तो इस प्रकार से 1969 में व्हिटेकर ने सभी जीवों के लिए 5 जगत बनाए थे। अब ये जो चौथा जगत है प्लांटी जगत, ये प्लांटी जगत में सभी पादप आ गए जो बहुकोशीय यूकैरियोटिक पादप सारे प्लांटी जगत में आ गए। अब ये जो बहुकोशीय यूकैरियोटिक जो पादप है ये भी अपने संगठन के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात बताऊं आपको, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जिन्हें आप अनावर्त बीजी बोल देते हैं, और लास्ट वाला था एंजियोस्पर्म जिन्हें हम आवर्त बीजी बोलते हैं। तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म है जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त बीजी पादप या फिर पुष्पी पादप, ये पादप जगत के सबसे डेवलप पादप हैं। हमारे आसपास में जितने भी आपको फूल वाले पौधे, पुष्प वाले पौधे दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। ये सबसे डेवलप है क्योंकि इनमें फूल भी बनते हैं, इनमें फल भी बनते हैं और इनमें बीज भी बनते हैं। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो फूल वाले पौधे हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है और इनमें कितने प्रकार का जनन होता है, कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ पे कि देखिए सबसे पहले चलो ये हो गया कि आवर्त बीजी पादप, ये हो गया यहाँ पे कि कौन से होते हैं फूल वाले पौधे आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं सबके सब कौन से होते हैं, ये पुष्पी पादप होते हैं। फिर हम बात करते हैं साहब जनन की कि जनन क्या होता है। देखिए जनन का मतलब जनन रिप्रोडक्शन, मतलब री का मतलब पुनः प्रोडक्शन होता है बार बार, कि बार बार संततियां उत्पन्न करना। तो जनन की क्या परिभाषा की बात करो सिस्टम तरीके से, तो इसकी देखिए जनन रिप्रोडक्शन कि किसी भी जीव द्वारा, जीव का मतलब आप चाहे पादप ले लो चाहे जंतु ले लो, वही परिभाषा है कि किसी भी जीव द्वारा अपने समान ही नई संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। कोई भी जीव हो, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, यदि वो अपने समान ही खुद के जैसी ही नई संतति उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं हम जनन कहते हैं। यहाँ पे बात यहाँ पे जो जोड़ देने वाली है वो यही है कि जो जीव उत्पन्न हो रहा है वो उसके समान ही होना चाहिए तभी वो जनन कहलाएगा। यदि उत्पन्न संतति उसके समान नहीं है तो वो जनन नहीं कहलाएगा। समान का मतलब ये होता है
किससे? बरगद है, तो बरगद से बरगद का पेड़ ही उत्पन्न हो। मनुष्य है, मनुष्य से मनुष्य हो। गाय है, गाय से गाय हो। सदाबहार है, सदाबहार से सदाबहार हो, उसके समान हो। तो यहाँ पे यह जनन बचा कि किसी भी जीव द्वारा अपने समान ही नई संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। फिर एक नॉर्मल सा एक प्रश्न आ जाता है, हमारे मन में भी उठता है कि साहब ये जो जितने भी जीव हैं ये जनन क्यों करते हैं, या फिर कि जनन के सब कार्य क्या है, या फिर कि जनन की आवश्यकता क्या है। कॉमन सा क्वेश्चन आता है, सबके मन में उठता है कि कोई भी जीव है वो जनन क्यों करता है, उसे ऐसी क्या आवश्यकता है कि वो साहब जनन करता है। तो देखिए एक बात देखिए कि कोई भी जीव है, चाहे पादप है चाहे जंतु है, जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो 2 दिन बाद में खत्म हो, चाहे वो साल बाद में हो, चाहे 100 साल बाद में, चाहे 1000 साल बाद में, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब यदि लगातार मृत्यु होती रहेगी और जनन होगा ही नहीं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो जीव है उसकी जो भी उसकी जाति है वो एक टाइम पे उस पृथ्वी से या उस क्षेत्र से पूरी लुप्त हो जाएगी। इसलिए जनन आवश्यक है। मोटे तौर पे यदि हम जनन की आवश्यकताओं को या फिर जनन के कार्य या फिर कोई जीव जनन क्यों करता है इस बात को समझे, तो हम इसे इन बातों के द्वारा, 4 पॉइंट्स के द्वारा हम इन्हें समझ सकते हैं या फिर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है कि पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करता है और यह उसकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है मृत्यु निश्चित है। यदि जीव मरता ही रहा, मृत्यु होती रहेगी, जनन होगा ही नहीं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर से उस जीव का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, जैसे डायनासोर का हो चुका है। दूसरा है जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। देखिए प्रत्येक जीव चाहता है कि उसकी जाति हमेशा बने रहे। हम भी चाहते हैं कि हमारा वंश परंपरा हमेशा बनते रहे, साहब एक लड़का हो जाए तो हमारा वंश चलता रहे। तो प्रत्येक जीव चाहता है कि उसकी जाति चलती रहे, वंश परंपरा चलती रहे। इसलिए प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है। 2 बातें हो गई। तीसरी है जीवों में विभिन्नताएं बनाए रखने के लिए या विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए भी जनन आवश्यक। विभिन्नताओं का मतलब होता है अंतर होना, अंतर होना। तो जीवों में विभिन्नताएं बनाए रखने के लिए भी जनन की आवश्यकता होती है। चौथा है जनसंख्या का नियमन बनाए रखने के लिए। देखिए मृत्यु निश्चित है, जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये यदि मृत्यु होती रहेगी, जन्म होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे उस क्षेत्र या फिर उस देश या फिर वो जो पर्टिकुलर जिस जगह पे वो रह रहा है उस जगह पे उस जीव की जो खुद की जो जाति है वो क्या हो जाएगी, वो जाति तो लुप्त होगी, वहां पे जनसंख्या जो अनबैलेंस है वो भी हो जाएगा। तो जनसंख्या का नियमन मतलब उसका कंट्रोल बनाए रखने के साथ जितने मर रहे हैं उतने जन्म ही ले ले, तो जनसंख्या का नियमन बनाए रखने के लिए भी जनन की आवश्यकता होती है। तो देखिए पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जीवों में विभिन्नताएं बनाए रखने के लिए और जनसंख्या का नियमन बनाए रखने के लिए जनन के कार्य है। यह भी जनन की आवश्यकता होती है। तो मोटे तौर पर हम 4 बातों को ले सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि साहब जनन के कार्य देखिए या फिर जनन की आवश्यकताएं क्या है या फिर कोई भी जीव जनन क्यों करता है, ये क्वेश्चन होता है इसमें। फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो पुष्पी पादप मतलब ये जो आवृतबीजी पादप है जिनमें फूल, फल और बीज तीनों बनते हैं, या फिर आपको आसपास जितने भी जो फूल वाले पौधे दिखाई दे रहे हैं इसमें जनन कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम मोटे तौर पर बात करेंगे फूल वाले पौधों की बात यहाँ पे। तो जो फूल वाले पौधे हैं पुष्पी पादप है, इनमें जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो लैंगिक है ये लिंग शब्द से बना है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, पहले हम एक बार अलैंगिक जनन को पढ़ लेते हैं। बोले साहब कि अलैंगिक जनन होता है, जो फूल वाले पौधे हैं ये जनन 2 प्रकार से करते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये जो अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा बात करें अपन पहले, तो देखिए कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जनक जननक्रिया में भाग लेता, मतलब एक ही जनक जननक्रिया में भाग लेता है तथा उत्पन्न जो संतति है वो अपने जनक के बिल्कुल समान हो। कैसी हो? आकारिक रूप से भी समान हो, मतलब बाहरी तौर पर देखने में समान हो, और आनुवांशिक रूप से उसका जो आनुवांशिक डीएनए, आरएनए और जीन।
तो उत्पन्न संतति आकारिकी और आनुवंशिक रूप से भी समान हो किसके, अपने जनक के, तो हम उसे बोलेंगे अलैंगिक जनन। मतलब कि जनन का वह प्रकार जिसमें कोई एक ही जनक जनन क्रिया में भाग लेवे तथा उत्पन्न संतति अपने जनक के आकारिकी और आनुवंशिक रूप से कैसी हो, बिल्कुल समान हो, हम उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और यहाँ पे एक शब्द आता है क्लोन शब्द आ जाता है, यहाँ पे शक्तिमान में खूब आता है, शक्तिमान का क्लोन बना लिया। देखो क्या चीज है, जब उत्पन्न संतति और जो जनक है, जब उत्पन्न संतति और जनक है वो आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक दूसरे के साथ ये क्लोन है। तो परिभाषा इसकी हो गई, एक जनक भाग लेगा आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से, कैसे होंगे, जनक और संतति एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। यहाँ पे ये लेकिन परिभाषा देख लीजिए यहाँ पे कि देखो जनन का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा दोनों जनक सक्रिय रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं तथा इस दौरान अर्धसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्र होता है इसमें और समसूत्र दोनों होता है, अर्धसूत्र और समसूत्री विभाजन हो जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण और युग्मकों की संजन क्रिया हो, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। एक बार फिर से देखते हैं इसको, ये देखते हैं पहले। तो देखिए विशेषता देखिए इसकी कि देखिए अलैंगिक जनन के अंदर केवल एक ही जनक जनन क्रिया में भाग लेता है, इसमें नर और मादा का कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पर केवल एक, ये ज्यादा निम्न श्रेणी के जीवों में होता है जिनमें एक कोशिका होती है, तो जो कोशिका होते हैं उसे बोलते हैं मात्र कोशिका बोल देते हैं उसे। तो नर और मादा का नहीं, कोई एक जनक है वही क्या करेगा, नई संतति उत्पन्न करेगा। तो अलैंगिक जनन के दौरान केवल एक ही जनक जनन क्रिया में भाग लेता है, एक बात। दूसरी है कि इसमें जो उत्पन्न संतति है, जनक से जो संतति उत्पन्न हो रही है वो आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, जिसे हम क्लोन भी बोल सकते हैं। तीसरी बात कि अलैंगिक करने वाले जो जीव हैं या फिर अलैंगिक जनन के दौरान समसूत्री विभाजन होता है, और जैसे नाम से प्लस सम का मतलब होता है बराबर, सूत्री मतलब गुणिता। इसका मतलब है कि जो संतति है और जो जनक है दोनों में गुणसूत्र संख्या कैसी होगी, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चौथी आती है कि साहब अलैंगिक जनन के दौरान युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है, युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन क्रिया नहीं होती है। ये एक बार देख लेते हैं कि साहब युग्मक होते क्या है, युग्मक निर्माण क्या होता है और युग्मक संलयन क्या होता है। इसे आप निषेचन भी बोल सकते हो, इसे आप निषेचन। देखिए युग्मक क्या होता है, देखिए यदि हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के अंदर जो नर युग्मक है वो होते हैं शुक्राणु, जिन्हें शुक्राणु बोल देते हैं, और जो मादा युग्मक है हम उन्हें बोलते हैं अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, किनमें, जंतुओं के अंदर। और पादपों के अंदर जो नर युग्मक है वो होते हैं परागकण, वो होते हैं परागकण, और जो मादा युग्मक है वो होती है अंड कोशिका, अंड कोशिका। तो पादपों में नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक अंड कोशिका होते कहां पे, ये पादप बनेंगे कहां पे, जो पुष्प होता है, पुष्प में नर जन्मांग के रूप में पाया जाता है पुमंग। नर जन्मांग कौन है, पुष्प पादप बात कर रहे हैं, पादपों के अंदर जो फूल होता है वो लैंगिक भाग होता है। तो पादपों के अंदर नर पुष्प, पादप में जो पुष्प पाया जाता है उसमें जो नर जन्मांग होता है वो होता है पुमंग, और पुमंग के अंदर नर युग्मक बनते हैं ये परागकण। और इन फूलों के अंदर ही मादा जन्मांग के रूप में पाया जाता है जायांग बोल दो, चाहे आप इसको बोल दो स्त्री केसर, गायनेशन या जायांग या स्त्री केसर, ये इसका मादा जन्मांग है पादपों का। इसके अंदर मादा युग्मक के रूप में पाए जाते हैं अंड कोशिका। तो पादपों के अंदर नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक अंड कोशिका, इनका निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साहब यहाँ पे तो जनक एक ही केवल नर और मादा का, तो यहाँ पे चक्र ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक ही जनक है, तो जब जनक ही एक है तो ना तो नर नहीं है तो नर युग्मक नहीं बनेंगे, मादा नहीं है तो मादा युग्मक नहीं बनेंगे। तो इस दौरान नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब युग्मकों का निर्माण नहीं होता, कब, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर। दूसरी बात, जब युग्मक ही नहीं है तो वे युग्मक जुड़ेंगे कहां से, मतलब युग्मकों का संलयन भी नहीं होगा, निषेचन क्रिया भी नहीं होगी। पांचवी बात इसके विशेषताओं के अंदर कि ये जो जनन है अलैंगिक जनन, ये ज्यादातर पाया जाता है निम्न श्रेणी के जीवों में। निम्न श्रेणी का मतलब क्या होता है, ज्यादातर एक कोशिश जो अनडेवलप्ड जो जीव होते हैं वो, तो निम्न श्रेणी के जीव का जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, सेवाला पता है कि सर बैक्टीरिया हो जो सेवाला वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन हो गया। विशेषता देख लीजिए
एक जनक जनक क्रिया में भाग लेता है। संतति आकारिकी और आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, कौन बोल सकते हो आपसे। इस दौरान समसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों का निर्माण और युग्मक संलग्न क्रिया नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे परिभाषा में शामिल कर सकते हो। और निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप सवाल ले सकते हो, बेटा ले सकते हो, कोई भी एक कोशिका के जीव होता है जिनमें होता है। पुष्पपात्र में जन्म का जो दूसरा प्रकार है लिंग जन्म, परिभाषा इसकी हो गई थी कि साहब जन्म का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा दोनों जनक सक्रिय रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं तथा इस दौरान युग्मकों का निर्माण और युग्मक संलग्न क्रिया होती है, हम उसे बोलते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी विशेषताएं देखें तो पहले तो ये विशेषता हो गई कि साथ इस दौरान नर और मादा दोनों जनक सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो इसे बोलते हैं पहली विशेषता होगी लिंग जनन बोलेंगे इसको अपन। इस दौरान युग्मक निर्माण और युग्मक संलग्न की क्रिया होगी। क्यों होगी साहब? क्योंकि यहाँ पे लेंगे नर और मादा, मतलब है यदि पूरी बात है तो पुमंग नरजननाट और जायांग मादा दोनों भाग ले रहे हैं, तो पुमंग में नर युग्मक के रूप में बनेंगे परागण और जायांग है मादा जननाट है, इसके मादा युग्मक बनेंगे, वो बनेगा ना कोशिका। तो जब दोनों भाग ले रहे हैं तो नर युग्मक भी बनेंगे और मादा युग्मक भी बनेंगे, मतलब लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक का निर्माण भी होगा और मादा युग्मक मतलब युग्मकों का निर्माण होगा। और जब युग्मकों का निर्माण होगा तो उनमें युग्मकों में क्या होगा? संलयन निश्चेचन क्रिया भी होगी, कोई युग्मनज बनेगा। फिर बाद में बात करती तीसरी बात कि साहब इस जन्म के दौरान समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं और ये जो संतति उत्पन्न होगी वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप में कोई आवश्यकता नहीं कि साहब अपने जनक के बिल्कुल डिट्टोकॉपी हो, डिट्टोकॉपी नहीं होगी, क्योंकि संतति के अंदर नर के भी गुण आएंगे और मादा के भी गुण आएंगे, इसलिए आपस में समान बिल्कुल नहीं हो सकती है। आकारिकी रूप से होगी तो आनुवंशिक रूप से नहीं होगी और आनुवंशिक रूप से होगी तो आकारिक रूप से नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई में नहीं होगी। तो इस प्रकार से वापस रिपीट कर लेते हैं कि जो फूल वाले पौधे हमारे आसपास जितने भी दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर जनन वैसा दो प्रकार, कौन कौन सा? अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में एक जनक भाग लेगा, एक जनक भाग लेगा, लैंगिक जनन के अंदर दोनों जनक सक्रिय रूप से भाग लेंगे।